सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त में अंतर। ये जो टॉपिक है ये बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, उनके मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस में ये टॉपिक आता है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, ये जनरल और कॉमन टॉपिक है ये। बाकी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो भी बेसिक क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर क्या है। निजी वित्त तथा सार्वजनिक वित्त की तुलना, सबसे पहला जो अंतर है आता है वो है उद्देश्य। जनरली आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो सार्वजनिक वित्त है और निजी वित्त है उसको एक ही मान लिया जाता है। ये कहा जाता है कि व्यक्ति और सरकार दोनों ही अपने आय व्यय के बजट को संतुलित रखना चाहते हैं, चाहे वो एक व्यक्तिगत स्तर पर रखें, चाहे वो होल एज अ कंट्री पूरी देश के स्तर पर रखें, लेकिन वो सभी अपने बजट को संतुलित रखना चाहते हैं। दोनों पर आर्थिक नियम जो हैं वो समान रूप से लागू होते हैं, किंतु फिर भी कुछ तुलना आज हम इस लेक्चर में करेंगे। उद्देश्य, निजी वित्त का उद्देश्य व्यक्तिगत व पारिवारिक कल्याण है। जो प्राइवेट फाइनेंस होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कल्याण, वो खुद का भला करना चाहता है। प्राइवेट फाइनेंस या प्राइवेट, हम कहें कि जो प्राइवेट में काम करते हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर व्यक्तिगत काम करता है तो वो खुद का भला सोचता है, लाभ सोचता है और केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की संकीर्ण भावना से प्रेरित होता है। और वो व्यक्तिगत स्वार्थी खुद का ही भला हो उसकी भावना से प्रेरित होता है। इसे कहते हैं प्राइवेट फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य व्यापक और विस्तृत होता है, लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो व्यापक है और विस्तृत है, बहुत बड़ा है तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण से संबंधित है। सामाजिक वित्त का मतलब, सार्वजनिक वित्त का अर्थ होता है कि सबका कल्याण हो। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसमें वो क्या डिसाइड करती है कि सामाजिक कल्याण हो, अधिकतम सामाजिक कल्याण हो। तो दोनों की ऑब्जेक्टिविटी में डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस, प्राइवेट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव होता है कि व्यक्तिगत लाभ हो और जो सार्वजनिक वित्त है उसका उद्देश्य होता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो। सेकंड है आय तथा व्यय का समायोजन। पब्लिक फाइनेंस में आय व्यय का समायोजन कैसे होता है और प्राइवेट फाइनेंस में आय व्यय का समायोजन कैसे होता है। आप जनरली ये देखते हैं कि जो पब्लिक फाइनेंस कौन करता है, पब्लिक फाइनेंस किसके थ्रू होता है? सरकार के थ्रू होता है। गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो गवर्नमेंट जिस चीज़ पर खर्चा करती है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, उसके उपयोग से हम किसी को भी वंचित नहीं रख सकते। मान लीजिए पब्लिक पार्क है, तो पब्लिक पार्क का यूज़ हर कोई कर सकता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल्स हैं, तो उनका उपयोग सामान्य से लेकर अमीर आदमी कोई भी कर सकता है, इस पर सबका अधिकार होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है वो। और जो प्राइवेटली काम होते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स मान लिए, कॉलेज मान लिए, कुछ भी, तो इस पर उस व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, वो चाहे तो एंट्री दे, वो चाहे तो एंट्री ना दे। आय और व्यय का समायोजन हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे कि कैसे होता है। निजी वित्त में आय के अनुसार व्यय निर्धारित किया जाता है। जो प्राइवेट फाइनेंस होता है उसमें आय के अनुसार भी, इनकम कितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम खर्चा करते हैं। एक व्यक्ति जितना कमाता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? खर्च करेगा। लेकिन सार्वजनिक वित्त में व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। सार्वजनिक वित्त में क्या होता है कि हमारा पहले व्यय करते हैं हम और उसके अकॉर्डिंग आय प्राप्त करते हैं। पहले खर्च की जाती है, चाहे वो घाटे का बजट ही बनाना पड़े, सरकार पहले खर्चा करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग सोचती है कितना कितना हमें इनकम मिलेगा। तो ये दूसरा डिफरेंस है, आय और व्यय का समायोजन। थर्ड डिफरेंस की ओर चलते हैं, जिसका नाम है ऋणों की प्राप्ति, कि हमें लोन्स कहाँ से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति की साख सीमित होती है, ऋण की मात्रा कम होती है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, तो वो कितना लोन ले सकता है? जितनी उसकी साख है, उसकी साख क्या है? सीमित होगी, और वो लोन जो है वो लेगा उसकी मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। देश के भीतर तक ही सीमित होती है,
वो कंट्री कंट्री में लोन ले सकता है, या कुछ लोग ऐसे मान लीजिए जो बाहर से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन हर किसी पर ये बात अप्लाई नहीं होती। तथा ब्याज की दर अधिक होती है। अगर एक कॉमन व्यक्ति किसी से लोन लेगा तो वो ब्याज की दर अधिक पर लोन लेगा। सरकार की अधिक साख के कारण, अब गवर्नमेंट की साख तो बहुत अधिक होती है, खर्चों की पूर्ति के लिए देश विदेश से बड़ी मात्रा में ऋण लेना संभव होता है। वो देश से भी ऋण ले सकते हैं, विदेश से भी ऋण ले सकते हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जब हम पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब संस्थाओं से भी हम लोन ले सकते हैं और ब्याज की दर नीचे होती है और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट्स को। तो जो थर्ड डिफरेंस है ऋणों की प्राप्ति प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में, कि लोन्स कैसे लेते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हमें जानने को मिलता है अवधि। अवधि को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। अवधि को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। निजी वित्त में आय व्यय की बजट की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। जो प्राइवेट फाइनेंस होता है उसमें बजट की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। शॉर्ट टर्म के लिए बजट भी बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हैं। वो खुद पे डिपेंड होता है बजट बनाना। जबकि सार्वजनिक वित्त में आय व्यय का बजट प्राय 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है। हाल ही में जो बजट आया है, अभी 1 फरवरी को हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये बजट पेश किया है। वो कितने साल के लिए होता है? 1 साल के लिए होता है। और ये जो बजट है ये निश्चित होता है। सार्वजनिक वित्त में आय व्यय का बजट प्राय 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है, जो कि निश्चित होता है। 5th पॉइंट आता है आय की स्रोत। इनकम कहाँ से हमें प्राप्त होती है। आय के स्रोत निश्चित व सीमित होते हैं निजी वित्त में। जो प्राइवेट फाइनेंस की हम बात करते हैं वहाँ पर इनकम के सोर्सेज जो हैं वो निश्चित होते हैं, यहीं से हमें पैसा मिलेगा, और बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही सीमित होते हैं। एक प्राइवेट जो बंदा है वो जगह जगह से उसको इनकम नहीं प्राप्त हो सकती। सार्वजनिक वित्त में आय के अनेक स्रोत होते हैं, लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें आय के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जैसे वो टैक्स लगा सकता है, जो ओल्ड टैक्सेस चल रहे हैं, पुराने टैक्स चल रहे हैं, उसमें वृद्धि की जा सकती है। नोट छापने का काम हो सकता है, जिसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। ऋण लेना, लोन ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है? इनकम के सोर्सेस हैं। आय के स्रोत निश्चित व सीमित होते हैं निजी वित्त में। सार्वजनिक वित्त में आय के अनेक स्रोत होते हैं, जैसे नए कर, पुराने करों में वृद्धि, नोट छापना, ऋण लेना आदि। तो ये थे इनकम के सोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनिवार्य प्रकृति। अनिवार्य प्रकृति में क्या हम पढ़ेंगे? आय प्राप्त करने में अनिवार्यता का गुण नहीं होता। जो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आता है उसका मतलब है प्राइवेट फाइनेंस से, और जो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब है पब्लिक फाइनेंस से। ये पूरी वीडियो में फर्स्ट पॉइंट का मतलब है प्राइवेट फाइनेंस और सेकंड पॉइंट का मतलब है पब्लिक फाइनेंस। आय प्राप्त करने में अनिवार्यता का गुण नहीं होता। ऋण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जो प्राइवेट फाइनेंस है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसको आय प्राप्त करने में अनिवार्यता गुण नहीं होता और ऋण दे इसके लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। जबकि जो सरकार है वो आय के सोर्स जुटा सकती है। कैसे? करों के माध्यम से और ऋणों से आय जुटाने में ज़बरदस्ती कर सकती है। वो कह सकती है कि टैक्स पे करो, देश के हर इंडिविजुअल पर टैक्स अप्लाई कर सकती है। जनरली सरकार ऐसा नहीं करती, क्योंकि सरकार का ऑब्जेक्टिव होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण। तो लेकिन उसके पास ये पावर है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में वो ऋण ले सकती है किसी से भी और टैक्स ले सकती है। अगर लोग पे ना करें तो दंड भी दे सकती है। 7वां पॉइंट है लेखा रखना व निरीक्षण। यहाँ पर लेखा रखना व निरीक्षण। निजी वित्त में आय व्यय का बजट बनाना है, उसका नियमित हिसाब रखना आवश्यक नहीं होता। प्राइवेट फाइनेंस में अगर हम बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, तो आय व्यय का बजट बनाना, उसका लेखा रखना ये आवश्यक काम नहीं है। उसकी मर्जी है, अगर वो रखना चाहे तो रखे, नहीं रखना चाहे तो मत रखे। जबकि सार्वजनिक वित्त में सरकार को नियमित रूप से बजट पास करना होता है। देखिए, बजट पर बहुत सारे हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं
कि बजट की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, लेखा रखना, निरीक्षण रखना ज़रूरी नहीं होता। ये जो पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस है, इसमें मेजर डिफरेंस भी ये भी है कि पब्लिक फाइनेंस में बजट होता है और बजट का एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। बजट पास करवाना भी ज़रूरी है और बजट का हिसाब किताब रखना भी ज़रूरी है। जैसे अब 1 फरवरी को बजट आया तो सरकार ने ये बताया कि हमें किन किन चीज़ों से कितना कितना रुपए मिला। सरकार ने ये भी बताया कि कोविड-19 के कारण जो फिजिकल डेफिसिट है वो 9.5% हो गया है। सरकार ने ये भी बताया कि हम एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या करेंगी, हम पैसा कहाँ से लाएंगी। तो ये सब चीज़ें कौन, सरकार एक एक रुपए का हिसाब किताब देती है। जबकि प्राइवेट जो फाइनेंस है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, उसको हिसाब किताब रखना ज़रूरी नहीं होता, उसकी बजट का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट है गोपनीयता। निजी व्यक्ति अपनी आय व्यय के हिसाब को बड़ा गोपनीय रखते हैं। जो प्राइवेट व्यक्ति होता है, जो प्राइवेट काम करने वाला लोग हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, वो अपने हिसाब किताब को गोपनीय रखना पसंद। ये गोपनीय वाला जो कंसेप्ट है ये कोई ज़रूरी नहीं है, बड़ा गोपनीय रखते हैं ये जनरली हम कह देते हैं, लेकिन ये क्या है, मर्जी पे भी डिपेंड करता है। जबकि सरकार अपनी आय व्यय का निसंकोच, सरकार तो प्रचार करती है, सरकार को ये दिखाना ज़रूरी होता है कि हमें आय कहाँ से मिली, व्यय कहाँ से मिली। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति पर ये डिपेंड करता है कि वो पैसा जो है वो दिखाना चाहता है, नहीं दिखाना चाहता। ज़्यादा पैसा दिखा भी नहीं सकता। अगर वो सही, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अगर उनके पास पैसा ज़्यादा है फिर भी कम शो करना चाहते हैं ताकि टैक्स से भी बचें या फिर किसी भी तरह से वो इतना ज़्यादा शो नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट को अपने एक एक रुपये का हिसाब किताब देना पड़ता है। आय व्यय में लोच। निजी व्यक्ति अपनी आय व्यय की निश्चितता के कारण अधिक अंतर नहीं पड़ने देता। जो निजी व्यक्ति है वो लोचशील नहीं होता, उसकी इनकम में लोचशीलता नहीं आती, इलास्टिसिटी नहीं आती। इसका क्या कारण है, क्योंकि उसकी आय भी फिक्स है और व्यय भी फिक्स है। उसको पता है कि इनकम प्राप्त भी कहाँ से होगी और खर्चा भी कहाँ पर होगा, तो उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर में लोचशीलता नहीं पाई जाती। जबकि सार्वजनिक वित्त में सरकार की आय के साधनों और व्यय की मदों में, लेकिन पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है कि सरकार पहले खर्चा करती है, वो डिसाइड करती है यहाँ यहाँ हमें पैसा देना है, और इनकम इतनी मिले या ना मिले ये कुछ सिक्योरिटी है नहीं। अब जैसे ही सरकार ने पिछली बार का बजट बनाया 1 फरवरी को, निर्मला सीतारमण ने बताया कि यहाँ यहाँ हम खर्च करेंगे, लेकिन कोविड के कारण जो इनकम मिली वो बहुत कम मिली। तो गवर्नमेंट की फाइनेंस में, पब्लिक फाइनेंस में क्या पाई जाती है, लोचशीलता पाई जाती है, आय व्यय में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन दृष्टिकोण। निजी व्यक्ति अपने हित में इतना दूरदर्शी नहीं होता, वह वर्तमान से अधिक संबंध रखता है। जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो ये सोचता है कि आज का काम निकल जाए, कल का क्या भरोसा, इतना दूरदर्शी सोच का नहीं रखता। लेकिन गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ बनाती है और उज्जवल भविष्य के को ध्यान में रखते हुए बनाती है। गवर्नमेंट का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होता है, लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण होता है, दीर्घकालीन दृष्टिकोण होता है। सुरक्षा पर व्यय, सुरक्षा परिवहन नहीं, सुरक्षा पर व्यय, ये कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है। सुरक्षा पर व्यय, निजी व्यक्ति को देश की सुरक्षा में व आंतरिक शांति पर व्यय करना पड़ता है। जो निजी व्यक्ति है वो देश की सुरक्षा में और आंतरिक शांति पर व्यय नहीं करना पड़ता, व्यय नहीं करना पड़ता। जबकि सरकार को अपने बजट का बहुत बड़ा भाग, आपको पता है कि इंडो चाइना बॉर्डर हुआ, इंडो पाक बॉर्डर हुआ, तो हमारे सैनिक किस प्रकार खड़े रहते हैं। लद्दाख में जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है लेकिन वहाँ पर जवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, तो सरकार इसके लिए बहुत बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। तो इसमें भी एक डिफरेंस है कि जो प्राइवेट व्यक्ति है उसको सुरक्षा पर व्यय नहीं करना पड़ता, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको सुरक्षा पर व्यय करना पड़ता है। हीनार्थ प्रबंधन, हीनार्थ प्रबंधन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि निजी व्यक्ति नोट नहीं छाप सकता और सरकार नोट छाप सकते हैं। तो ये हुआ प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में अंतर, जिसमें हमने जाना कि प्राइवेट फाइनेंस में कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्राइवेट फाइनेंस में हम व्यक्ति को उस वस्तु का उपयोग करने के लिए बाध्य
कर सकती, बाध्य नहीं कर सकती। जैसे प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट कॉलेजेस है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल चाहे तो बच्चे को एडमिशन दे, प्राइवेट इंडिविजुअल चाहे तो बच्चे को एडमिशन ना दे, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सर गवर्नमेंट जो है वो नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी वाला कंसेप्ट लागू करती है, उसको किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।